सो हेलो प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग बहुत जम के सेकेंड अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे होंगे और आपको करनी भी चाहिए। तो आपका स्वागत है अपने इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लर्निंग, जहाँ पर हम लोग टॉपिक वाइज चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की इसी कड़ी में, इसी सीरीज में आज हम लोग वेव एंड साउंड के जो क्वेश्चंस 2026 में आए हुए हैं जनवरी अटेम्प्ट में, उनको डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे, ताकि आपका ये जो पार्ट है वेव एंड साउंड का, ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस अपने करना, ताकि ज्यादा समय बर्बाद ना हो आपका। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आपसे आराम से हो जाएगा। द फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फिफ्थ हार्मोनिक कितनी होती है? 5V/4L। क्लोज्ड है तो क्लोज लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। टू बी अ यूनिसन विद द फर्स्ट हार्मोनिक। यूनिसन का मतलब है कि उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी उसी के साथ फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ ओपन पाइप। तो फर्स्ट हार्मोनिक यानी कि V/2L, और ये ओपन के लिए लिखा है आपने। दोनों में स्पीड सेम, तो ये कैंसिल कर दीजिए वेलोसिटी यहां से, और ये 5 और ये 2 यहां से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास 5/2 इक्वल टू L क्लोज डिवाइडेड बाय L ओपन आ गया। और हमें आंसर पूछा गया गया 5/x में x की वैल्यू पूछी गई है, तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 2 आ गई। आसान सा क्वेश्चन था, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया। तो बिल्कुल आराम से हो जाता है। यूनिसन का मतलब सेम फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, अब अगला सवाल हम लोग इसमें देखते हैं। ये देखिए, इन एन ओपन ऑर्गन पाइप फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है μ6, ये μ6 और μ3। वो कह रहे हैं कि μ6 और μ3 जो है वो थर्ड हार्मोनिक और सिक्स्थ हार्मोनिक है। किसके लिए? ओपन ऑर्गन पाइप। याद रखिए किस तरह का पाइप है ये हमें पता होना चाहिए, शुड बी ओपन ऑर्गन पाइप है, यहाँ पर मेंशन किया गया। और इनके बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि ये μ6 माइनस μ3 की वैल्यू जो है वो 2200 हमें गिवन है हर्ट्ज में। तो लेंथ ऑफ पाइप पूछा गया मिलीमीटर में, और स्पीड हमें दी है 330। तो याद रखिए हमें सारे डेटा तो एसआई में दिया है, तो लेंथ भी हमें जो मिलेगी वो एसआई में मिलेगी, यानी कि मीटर में मिलेगी। उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलीमीटर में आंसर मिल जाएगा। तो कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। तो थर्ड सिक्स्थ हार्मोनिक कितनी हो गई? 6V बाय ओपन पाइप है तो कितना हो गया? 2L। फिर ये कितना हो गया? 3V/2L थर्ड हार्मोनिक इक्वल टू 2200। इसको सॉल्व किया, एलसीएम तो सेम आएगा 2L, और ये 6V, तो ये वैल्यू आ गई 3V/2L इक्वल टू 2200 हर्ट्ज। तो यहाँ से हम लोग बस L निकालेंगे, तो L की वैल्यू कितनी आ गई? L इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो 3। स्पीड कितनी है? 330 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2200। ये आ गई वैल्यू हमारे पास। लेकिन ये बच्चों किस में आएगी? मीटर में आएगी। तो इसको हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आराम से हो जाएगा, कोई ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है। तो देखिए यहाँ से ये 0 से 2 0 हटा दीजिए, ठीक है ना, और यहाँ से इसको आप 3 लिख दीजिए और इसको 2 लिख दीजिए। तो ये 100, ये वैल्यू कितनी हो गई? 100 हो गई। तो और ये कितना आ गया? 9। तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 4। इसको सॉल्व किया तो ये 25 आ गया। इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया। तो क्या आंसर आ रहा है हमारे पास? 225, 225 आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल आराम से देखिए हो गया ये वाला सवाल भी, कोई दिक्कत नहीं आती है। और देखते हैं अगला सवाल हम लोग बच्चों। इसमें ये कह रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आसान से। द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर इज डबल व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू अल्फा डिग्री। तो देखिए ये दिया है डिग्री में, और जो वेलोसिटी होती है उसमें जो टेम्परेचर फॉर्मूले में हम लिखते हैं वो हमेशा केल्विन में लिखते हैं। तो V जो है वो प्रोपोर्शनल टू √T है, लेकिन T यहाँ पर केल्विन में होना चाहिए। ठीक है, केल्विन में होना चाहिए। तो पहले वाले कितना होगा? तो V1 अगर हम लिख रहे हैं V हो जाए, बाद में इसकी वेलोसिटी 2V हो जाए। पहले टेम्परेचर 273 है, बाद में टेम्परेचर कुछ T हो जाए। यही तो कह रहे हैं यहाँ पर, यही तो कह रहे हैं यहाँ पे। वेल यही तो लिख दिया हमने, तो कैंसिल कर देंगे। तो टेम्पर ये V और से V कैंसिल कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 1/4 इक्वल टू 273 T आ गया। तो T की वैल्यू कितनी आ गई? T की वैल्यू आ गई 4 मल्टीप्लाइड बाय 273। इतने केल्विन पर इसकी स्पीड डबल हो जाएगी। लेकिन ये केल्विन में बच्चों, ये किस में आ रहा है? केल्विन में आ रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा? डिग्री के लिए फॉर डिग्री सेल्सियस के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 मल्टीप्लाइड बाय 273 में से 273 माइनस करना पड़ेगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो 819 आ जाएगा। तो 819 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा।
तो 819 जो है इसका आंसर आ जाता है। तो इजी सही सवाल है। फोकस यही है कि टेम्परेचर केल्विन में है, आपको केल्विन में ही आंसर मिलेगा फॉर्मूले में रखने के बाद, फिर आप उसको इजीली कन्वर्ट कर लीजिए। देखते हैं और सवाल इसमें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब देखिए ये बीट फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है, बीट फ्रीक्वेंसी का। तो टू ट्यूनिंग फॉर्क ए एंड बी, तो टू ट्यूनिंग फॉर्क है ए और बी है, तो एफ ए और ये एफ बी, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो बीट फ्रीक्वेंसी होता है। तो पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। The two tuning fork A and B are sounded together give 8 beats in 2 seconds। याद रखिए पर सेकंड नहीं लिखा है, 2 seconds लिखा है। तो एक सेकंड में कितनी हो गई 4, इन 1 सेकंड कितनी हो गई बच्चों 4 बीट्स हो गई। तो FA माइनस FB की वैल्यू हम 4 बीट्स लिखेंगे पहले वाले केस में। ए को क्या करा, वैक्स के साथ लोड कर दिया है। तो जब आप वैक्स लगाते हो यानी उसके प्रोंग्स को जब हैवी कर देते हैं तो उस केस में उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई यानी कि जो ए की फ्रीक्वेंसी थी वो थोड़ी सी डिक्रीज कर गई। द बीट फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस टू 4 बीट्स इन 2 सेकंड्स। याद रखिए 4 बीट्स इन 2 सेकंड्स लिखा है, हमें 1 सेकंड के लिए देखना होता है, तो 1 सेकंड में 2 बीट होंगी इसमें, ठीक है ना। तो अब नया कितना हो गया एफ डैश माइनस एफ बी, अब कितना हो गया है ये 2 हो गया। आप चाहो तो मॉड लिख लेते हैं, हमें ये नहीं मालूम कौन सा बड़ा है इसलिए हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको। लेकिन बी की फ्रीक्वेंसी हमें ऑलरेडी गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है 380 हर्ट्ज, 380 हर्ट्ज, ठीक है ना। और ए में हमने वैक्स लगा दिया, तो ए की दो फ्रीक्वेंसी होंगी, एक जो पहले बिना वैक्स की थी और एक वैक्स वाले के साथ है। आपसे ओरिजिनल पूछी गई है, यानी आपसे एफ ए की वैल्यू पूछी गई है ओरिजिनल, हो सकता था बाद वाली भी पूछ सकते थे लेकिन फिलहाल इसमें ए पूछी गई है। तो देखिए एफ ए माइनस एफ बी की वैल्यू 4 है, तो एफ ए की वैल्यू कितनी होगी, एफ ए की वैल्यू जो होगी यानी फर्स्ट वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 380 प्लस माइनस 4, यही होगी। इसका मतलब है कि एफ ए की वैल्यू या तो 384 होगी या फिर 376 होगी। हमें आंसर में पता है कि इन दोनों में से ही कोई आंसर है। कौन सा आंसर 384 होगा या फिर 376 होगा, इसके अलावा और कोई आंसर पॉसिबल नहीं है। लेकिन कौन सा करेक्ट है वो हमें चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि जिसकी फ्रीक्वेंसी यहां पर कैसी दी हुई है सेम दी हुई है, जो चेंज नहीं कर रहा है उसको हम बीच में लिख लेते हैं, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 380 लिख दीजिए। तो ये हमने एफ बी के लिए लिख दिया। एफ ए की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक ऊपर हो सकती है ज्यादा, इसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 384, और एक हो सकती है कम, तो इसके नीचे वाले में बना देंगे, ये वैल्यू हो जाएगी 386 सॉरी 376, तो 376 आप यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। ये तो हो सकता है, बताइए, हमने ऐसे बना ली, हमेशा आप भी ऐसे करेंगे, कोई गलती नहीं होगी इसमें। अगर कोई कंफ्यूजन है आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स में तो अब आप बताइए, हमने ए पे वैक्स लगाया तो ए की फ्रीक्वेंसी क्या होगी डिक्रीज करेगी, तो ए की फ्रीक्वेंसी वैक्स लगाने पर ये लाइन थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी देखा जाए तो यानी ये गैप कम हो गया, ये गैप कम होने पर बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर गई, और बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज ही कर रही है, 4 से 2 हो गई है, तो इसका मतलब है इसका आंसर कितना होगा 384 होगा। तो 384 ही इसका एक्चुअली में आंसर है। बट अब आप देखिए ये कैसे गलत है। तो सपोज कर लेते हैं हम कि 376 आपने पहले अज्यूम कर लिया, तो वैक्स लगाया तो ये लाइन और नीचे चली जाएगी, ये वाली लाइन तो नीचे चली जाएगी क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो और नीचे चली जाएगी। तो 380 के साथ इसका गैप क्या हो गया बढ़ गया, इसका मतलब है अब बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो गई इस केस में इंक्रीज हो गई। तो इंक्रीज नहीं हो रही है बच्चों बल्कि ये डिक्रीज हो रही है, इसलिए 384 हमारा जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखिए आराम से क्वेश्चन हो गया, इस तरह से बनाइए और सॉल्व करिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता इसमें। सो बच्चों देखते हैं ये वाला सवाल हम लोग। अ पॉइंट सोर्स इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल डिटेक्टर इन क्लोज डिटेक्टर इफ द वॉल्यूम ऑफ द डिटेक्टर इंक्रीज। तो बताइए एक सोर्स है, ठीक है ना, ये सोर्स है छोटा सा, और इसका एक ये वॉल्यूम है, ये डिटेक्टर है वॉल्यूम, ठीक है ना। अब आपने वॉल्यूम कितना कर दिया 8 टाइम्स कर दिया, वॉल्यूम कितना इंक्रीज कर दिया 8 टाइम्स। तो भाई वॉल्यूम अगर आपने इसका 8 टाइम इंक्रीज करा है तो इसका जो सर्किल है वो बढ़ गया होगा, ऐसे बढ़ गया होगा, बड़ा सा हो गया होगा। तो आपसे ये दूरी जो है यानी डिटेक्टर की जो दूरी है, ये डिटेक्टर है उसकी सोर्स से दूरी बढ़ गई, और अगर सोर्स से दूरी बढ़ गई तो इंटेंसिटी जो होती है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल होती है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी r जितना दूर होगा इंटेंसिटी उतनी कम होगी। तो अब आप पूछ रहे हैं कि इंटेंसिटी में क्या होगा, तो ऑब्वियसली जब आपने वॉल्यूम चेंज कर दिया है इंक्रीज कर दिया है तो दूरी बढ़ गई है, डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा इंटेंसिटी कम होगी। तो इंक्रीज वाले ऑप्शन तो देखिए नहीं हो सकते, तो पहले दो ऑप्शन तो
तुरंत इलिमिनेट हो गए। अब बात आती है थर्ड की और फोर्थ की, उनमें से कौन सा करेक्ट है। तो वॉल्यूम अगर आपने 8 टाइम्स कर दिया, यानी पहले वॉल्यूम V1 था, अब आपने 8 V1 कर दिया है, तो पहले रेडियस अगर R था तो अब रेडियस 2R हो गया होगा। बताइए वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई R क्यूब। अब R की जगह आप 2R रख दीजिए तो 8 टाइम्स आ जाएगा, यानी रेडियस कितना हो गया, डबल हो गया। तो पहले रेडियस इसका कितना था R, अब रेडियस कितना हो गया है 2R। और इंटेंसिटी क्या होती है, प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये तो होती है R² के प्रोपोर्शनल होती है। तो इंटेंसिटी डिक्रीज करिए, कितनी करिए बताइए, पहले R थी अब 2R, तो 1/4 हो गया, ठीक है ना, यानी I1/I2। तो ये आपने लिखा R, यहाँ पे लिखा 2R, पूरे का स्क्वायर कर दिया, तो ये R कैंसिल हो गया, ये 4 हो गया। आपको I2 बताना है, तो I2 की वैल्यू आ गई I1/4, यानी 4 टाइम्स डिक्रीज कर गई। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो गया। कौन सा बच्चों आंसर सही हो गया हमारा, थर्ड वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया। हो गया सही, बिल्कुल आराम से सवाल ही वाला देखिए हो जाता है बच्चों। देखिए और सवाल देखते हैं हम लोग। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीड ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ मेटालिक बार इज 400 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड हमें गिवन है। तो पहली बात तो ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव है और मेटालिक बार है। तो मेटालिक बार है यानी कि सॉलिड है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की सॉलिड में स्पीड होती है v इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ये यंग्स मॉडुलस है और ये डेंसिटी है, ठीक है। इफ द डेंसिटी एंड द यंग्स मॉडुलस ऑफ द बार इज इंक्रीज्ड बाय, यानी इतना बढ़ा दिया गया, किसको, डेंसिटी इतनी इंक्रीज करी है, ये डेंसिटी के लिए लिखा हुआ है बच्चों, और ये यंग्स मॉडुलस के लिए लिखा है। यंग्स मॉडुलस को 1% बढ़ा दिया और डेंसिटी को 0.5% बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो पूछ रहे हैं कि नई स्पीड में कितना हो जाएगी, मतलब टोटल कितनी हो जाएगी। तो बताइए यंग्स मॉडुलस आपने 1% बढ़ाया है ऊपर वाला, तो अगर y को ज्यादा बढ़ाओगे तो v बढ़ेगा, और ये रो की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो v कम होगा, क्योंकि ये नीचे आ रहे हैं, अपॉन में आता है। तो ये y आपने कितना इंक्रीज किया 1%, और ये आपने कितना इंक्रीज किया 0.5%, ये तो करा आपने। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल तो ये पूरा टर्म इंक्रीज ही कर गया है, क्योंकि ऊपर वाला y ज्यादा इंक्रीज करा है, रो कम इंक्रीज करा है, तो वेलोसिटी तो इंक्रीज ही करी होगी। इतना लॉजिक हम लोग लगा सकते हैं। तो हमें ये मालूम है कि जो भी आंसर आएगा वो 400 से ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं हो सकता। अगर ये काम कर रहा है हमारा दिमाग इस तरह से तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, लॉजिक यूज करा हमने। तो बताइए इसमें से ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता और ये 399 वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता। हमारे पास या तो ये 401 यानी 401 और आइदर द 402 ही इसकी वैल्यूज पॉसिबल है। अब हमें ये निकालना पड़ेगा कितना डिफरेंस है, यानी इतना चेंज करने पर डिफरेंस कितना आ गया, ठीक है। तो इसको देखिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जैसे क्योंकि बहुत कम परसेंटेज में है तो हम लोग इसको एरर की तरह भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एरर ये नहीं है, ठीक है ना। तो इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे डेल्टा वी बाय वी लिखें और ये 1/2 है तो इसको 1/2 लिख दीजिए, ये डेल्टा वाई बाय वाई लिख दीजिए। अब क्योंकि ये अपॉन में लिखा है, ठीक है ना, y इंक्रीज करने पर ये वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन गामा ये रो इंक्रीज करने पर ये डिक्रीज होगी। तो इसको हम लोग डेल्टा रो बाय रो लिखना पड़ेगा हमें। याद रखिए हम एरर का क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम केवल इसको अप्रोक्सीमेशन के साथ यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और इसको आप मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दीजिए इस साइड, और इस साइड भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ताकि ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए। तो अब ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, पहले ये फ्रैक्शन में लिखा था। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई, देखिए 1/2, ये कितना है परसेंटेज में कितना दिया है, y की वैल्यू कितनी है 1%, तो 1 लिख दीजिए, माइनस ये कितना दिया हुआ है 0.5, तो ये 0.5 लिख दीजिए। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1/2, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1/4 आ गया, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास 100 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी और डिवाइडेड बाय कितना है 400। ये v हमें दिया है ना ओरिजिनल 400, तो 400 रख दिया। इसको आपने सॉल्व किया तो ये 100 यहाँ से आ गया, ये कैंसिल करके ये आ गया, तो डेल्टा v की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। यानी वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो 1 का हो रहा है, और ये हमने अभी देख लिया कि इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, क्योंकि y की वैल्यू ज्यादा बढ़ाई गई है डेंसिटी के रिस्पेक्ट में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 401 हो जाएगा। देखिए आराम से क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आती। इस तरह से हम लोग इसको जल्दी भी सॉल्व कर सकते हैं और इस मेथड से। सो स्टूडेंट्स देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये वाइब्रेशन इन स्ट्रेच स्ट्रिंग का है क्वेश्चन, और इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पढ़ लेते हैं। तो टू स्ट्रिंग ए एंड बी हैविंग द लीनियर मास डेंसिटी, तो मास डेंसिटी गिवन है उनकी।
दोनों की लेंथ गिवन है, एक LA 2.5 और दूसरे की कितनी है, एक की 2.5 है, एक की 1.5। ये डेंसिटी गिवन है हमें, ठीक है ना, म्यू ए म्यू बी। फ्री एंड ए एंड बी आर टाइड टू द रिजिड सपोर्ट सी एंड डी रिस्पेक्टिवली एंड दे क्रिएट द टेंशन। तो ये यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन आप पढ़ के थोड़ा सोचो क्या करना है। तो देखिए एक स्ट्रिंग ऐसे लगी हुई है, एक दूसरी स्ट्रिंग और है जो कुछ ऐसे लगी हुई है, दोनों को यहाँ से टाइट कर दिया गया है और इसमें भी एक पल्स घूम रही है, यहाँ से एक पल्स जनरेट कर दी गई जो इसमें ऐसे जा रही है और ये जॉइंट तक जाएगी। इसी तरह से यहाँ से भी एक पल्स जा रही है जो कि जॉइंट तक जाएगी। इसमें जो वेव मूव कर रही है वो है ट्रांसवर्स वेव, और ट्रांसवर्स वेव की जो वेलोसिटी होती है वो हमें मालूम है कितनी होती है, वेलोसिटी होती है v इज इक्वल टू रूट ओवर टी बाय म्यू। पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम है, कितना है 500 न्यूटन की वैल्यू, ठीक है ना। म्यू की वैल्यू आपको ये दोनों दी है अलग अलग, ए की वैल्यू 2 × 10 की पावर 4 और बी की 4 × 10 की पावर -4 है ना, दोनों की -4 में। तो ये पूछ रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको टाइम अगर t1 लग रहा है और इसको पल्स को यहाँ तक जाने में टाइम t2 लग रहा है, इसकी लेंथ L1 दी हुई है, कितनी गिवन है 2.5, इसकी लेंथ हमें गिवन है L2 गिवन है 1.5। तो जो स्पीड है, क्योंकि दोनों का म्यू अलग अलग है इसलिए इस मीडियम में जो स्पीड है वो अलग हो जाएगी। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, टाइम की वैल्यू क्या होती है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो लेंथ तो देखिए अलग अलग गिवन है, कोई दिक्कत नहीं, और वेलोसिटी होती है रूट टी बाय म्यू। तो अगर आप देखें तो ये वैल्यू आ जाएगी L अपॉन रूट ओवर टी मल्टीप्लाइड बाय रूट म्यू। टेंशन क्या है, टेंशन सेम है, तो इनका तो हमें रेशियो लेना है, तो ये कैंसिल ही हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं T1 बाय T2 इज इक्वल टू L1 बाय L2 रूट ओवर μ1 बाय μ2। बस ये वैल्यू हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर आप आराम से इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको थोड़ा देर शिफ्ट कर लेते हैं हम लोग, इसको शिफ्ट कर लीजिए आप इधर। तो वैल्यू पुट कर दें तो कितनी वैल्यू थी T1 बाय T2, L की वैल्यू हमें कितनी गिवन थी 2.5 डिवाइडेड बाय 1.5, और यहाँ पर वैल्यू कितनी थी μ1 की वैल्यू 2 × 10 की पावर -4 और ये गिवन थी 4 × 10 की पावर -4, ये तो गिवन थी। सॉल्व कर लेंगे, कैंसिल हो गया, ये आ गई वैल्यू 5/3 और ये आ गया 1/2, तो वैल्यू आ गई 5/3 रूट, तो ये आ गया T1 बाय T2। रूट 2 की वैल्यू 1.41, आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 1.18 के आसपास ऐसे कुछ आंसर आता है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है, इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या आता है। तो 1.18, ये फोर्थ आंसर जो है इसका, फोर्थ ऑप्शन जो है ये बच्चों करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आराम से वाला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, इजी सही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मतलब वेव में ये होता है कि थोड़े से इसके वो ज़्यादा आते हैं, लेंथ ज़्यादा होती है क्वेश्चंस की, तो उस हिसाब से हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला देखिए जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये है इंटरफेरेंस का क्वेश्चन, इंटरफेरेंस का। तो वेव साउंड में भी जो है इंटरफेरेंस होता है, तो उसी का क्वेश्चन है। तो इंटरफेरेंस में क्या, अब देखिए यहाँ पर पढ़ लीजिए कि दो लाउड स्पीकर है L1 L2 जिनके बीच का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है कितना 10 मीटर, और ये एक लेंथ है 40 यहाँ पे जहाँ पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप पढ़ लीजिए। एक डिटेक्टर है जो A पर था और ये 25 मीटर 25 मीटर B की तरफ मूव कर रहा है इस तरह से, और फिर B तक आता है, B तक 25 मीटर है। इस बीच में इसे क्या मिलता है, इस बीच में इसे 10 साइकिल्स मिलती हैं किसकी, मैक्सिमा और मिनिमा की, यानी 10 बार मैक्सिमा और मिनिमा इसको सुनाई दे रहा है, तेज हो रही है आवाज धीमे हो रही है इंटरफेरेंस की वजह से, ठीक है ना। तो हमें ये फाइंड करना है कि भाई इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो आप रूट 5 की वैल्यू भी हमें गिवन है, वेलोसिटी ये गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाती है v बाय लैम्डा, ये लैम्डा आ गया, और वेलोसिटी हमें गिवन है 324। तो अगर हम लैम्डा निकाल लें यहाँ से तो हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो लैम्डा ही हमें एक्चुअली में इस पूरे केस में फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे तो देखते हैं, आपने सवाल पढ़ लिया होगा, इसको आगे इस तरह सॉल्व करते हैं। तो इसका थोड़ा डायग्राम हमने इस तरह से देखिए बच्चों बना लिया है। तो आप बताइए ये जो डिस्टेंस इसमें दिया हुआ था यहाँ से यहाँ तक का, ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें कितना, ये हमें दिया है यहाँ से यहाँ तक का 25, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे 5 हो गया, ये लाउड स्पीकर L1 है और ये लाउड स्पीकर L2 है, ये भी 5 हो गया। ये हमें गिवन है 40। तो अब बताना ये 5 अगर आप इसमें ऐड कर दोगे तो ये 5 और आपने ऐड कर दिया, तो ये डिस्टेंस यहाँ से हो गया 30। तो ये वैल्यू मान लेते हैं इसके लिए, ये x2 मान लेते हैं, और ये वाला डिस्टेंस x1 मान लेते हैं। ये डिस्टेंस कैसा है x1, और ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना है x2।
तो अगर हम x2 निकाल लें और x1 निकाल लें, इनको माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाथ डिफरेंस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस है ना, पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 10 लैम्डा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 10 बार ये मैक्सिमम हुआ है, तो 10 लैम्डा हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। लैम्डा क्या है, उसकी वेवलेंथ है, और लैम्डा हमें निकल जाएगा यहाँ से। तो अब ज्योमेट्रिकली हमें बस ये x2 माइनस x1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जरा देख लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। ये 40 और ये कितना हो गया, यहाँ से तक की दूरी कितनी हो गई, 30। तो ये वैल्यू कितनी आ गई x2 की, x2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। इसको आपने सॉल्व किया, यू विल गेट 50। ठीक है, x1 पर आ जाते हैं। ठीक है, x1 पर आ जाते हैं। तो x1 के लिए अगर आपको फाइंड करना है तो क्या करेंगे, ये डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक का 20, और ये कितना है 40। तो x1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 20 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ जाएगी 1600, ये आ जाएगा। और तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी हमारे पास, 2000। तो ये रूट 2000 आ गया। इसमें आप सॉल्व करेंगे तो ये 10 बाहर ले लेंगे और एक 2 ले लेंगे, तो हो गया 20√5। 20√5 सॉल्व करेंगे तो 44.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 44.6। तो x2 माइनस x1 कितना हो गया हमारे लिए, तो हमारे पास x2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 50 माइनस 44.6, जिसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 5.4। 5.4 इक्वल टू 10 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 0.54। तो लैम्डा हमें मिल गया। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, v बाय लैम्डा। वेलोसिटी आपको गिवन थी कितनी, 324। देख लीजिए कितनी वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी ऑफ वेव कितनी गिवन थी हमें, 324। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय लैम्डा कर दीजिए, बस ये वैल्यू पुट कर दीजिए कितनी, 0.5। सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट 600 हर्ट्ज। तो 600 हर्ट्ज हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये वाला सवाल आराम से हम लोग कर लेते हैं। तो अब देख लेते हैं इसका आंसर 600 हर्ट्ज आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ये पहला वाला ऑप्शन जो है 600 हर्ट्ज का करेक्ट आ जाता है। तो इस तरह से वाला क्वेश्चन करेंगे। ऑब्वियसली जितने भी इसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं वेव में, वो यही क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत कर सकता है, क्योंकि आपको शायद हो सकता है प्रैक्टिस ना हुई हो और फिर ये इसमें ज्योमेट्री का थोड़ा सा यूज करना पड़ा हमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के। लेकिन ओवरऑल ये इजी ही क्वेश्चन है। ठीक है, और देखते हैं और क्वेश्चन कोई है तो। सारे क्वेश्चंस कर लिए हम लोग ने, इतने क्वेश्चंस आए थे। सो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी, काफ़ी कुछ क्लियरिटी आपको कॉन्सेप्ट में आ गई होगी वेव एंड साउंड में। और इसी तरह के क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज़ हमें बताइए, ताकि हम आपकी हेल्प कर सके। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड गुड बाय।